सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ 2, जिसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक और इस पाठ के लेखक हैं श्री कमलेश्वर जी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इस पाठ की व्याख्या भाग 2। प्यारे बच्चों, भाग 2 पढ़ने से पहले हम भाग 1 को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आ रही थी और उनके आगमन के लिए नई दिल्ली में तरह तरह की तैयारियां हो रही थी। नई दिल्ली की सड़कों को साफ किया गया, वहाँ की इमारतों को सजाया गया, परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी दिल्ली में एक चीज़ की कमी थी और वह थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। और इस बात से भारत के अधिकारी परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र होने लगती है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं और ऐसे में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है। तो फिर इस परेशानी से निपटने के लिए एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा में ये तय किया जाता है कि मूर्तिकार को बुलाया जाएगा और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक किसी भी हालत में लगाई जाएगी। फिर मूर्तिकार को बुलाया जाता है, परंतु मूर्तिकार कहता है कि वह मूर्ति पर नाक तभी लगा पाएगा जब उसे पता होगा कि ये मूर्ति कहाँ बनी, कब बनी और इस मूर्ति पर जो पत्थर है वह कहाँ से लाया गया। फिर इसकी छानबीन के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला जाता है, परंतु उन फाइलों में भी उस मूर्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अब आइए बच्चों, इसके आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दामोरदार आप पर है। दामोरदार शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसी काम की जिम्मेदारी या कार्यभार। तो बच्चों, जब पुरातत्व विभाग का क्लर्क ये कहता है कि फाइलों में भी मूर्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये सुनकर अधिकारी वर्ग परेशान हो जाते हैं और फिर एक खास कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी को ये काम सौंप दिया जाता है। उसे हर हालत में ये काम करने का आदेश दिया जाता है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर के किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्व में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। तो बच्चों, फिर मूर्तिकार को बुलाया जाता है और मूर्तिकार इस समस्या को हल कर देता है। वह कहता है कि वह खुद भारत के हर एक पहाड़ पे जाएगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाएगा। ये सुनकर कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ जाती है और सभापति भी गर्व से कहता है कि भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती। भारत में हर एक चीज़ मिल जाती है, ज़रूरत सिर्फ खोज करने की है। और सभापति का ये जो भाषण था, ये भाषण एकदम अखबारों में भी छप जाता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश शब्द का अर्थ होता है बच्चों निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी
हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। उसके बाद बच्चों, मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर एक पहाड़ी प्रदेश पर जाता है और पत्थरों की खानों में भी जाता है। क्यों जाता है? जॉर्ज पंचम की मूर्ति का पत्थर ढूंढने के लिए। परंतु उसे उस मूर्ति का पत्थर कहीं नहीं मिलता और वह निराश होकर लौट जाता है और वह खबर देता है कि उसने भारत के हर एक कोने कोने को खोज डाला, परंतु उसे इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेश में आकर कहा। तेश शब्द का अर्थ होता है बच्चों गुस्से में आकर। सभापति गुस्से में आकर कहता है, क्या कहता है? लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? तो सभापति बच्चों गुस्से में आकर कहता है कि जब हम विदेशों की सभी चीज़ों को अपना चुके हैं, हर एक विदेशी चीज़ हमारे हिंदुस्तान में मिल जाती है, तो एक पत्थर क्यों नहीं मिल रहा? ये सुनकर मूर्तिकार चुप खड़ा रहता है। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। तो एकदम से मूर्तिकार की आंखों में चमक आ जाती है और वह कहता है कि मेरे पास एक उपाय है, परंतु ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। तो ये सुनकर सभापति की आंखों में भी चमक आ जाती है। सभापति भी खुश हो जाता है। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तो सभापति चपरासी को आदेश देता है और कमरे के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो फिर मूर्तिकार अपना उपाय सुनाते हुए कहता है कि हमारे देश में नेताओं की भी मूर्तियां हैं और अगर आप लोग ठीक समझे तो उन नेताओं की मूर्तियों की नाक इस मूर्ति पर लगा दी जाए। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। तो ये सुनकर पहले तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, परंतु बाद में सभी खुश हो जाते हैं और सभापति भी इस बात की इजाज़त मूर्तिकार को दे देता है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा और फिर मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल जाता है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। तो जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप लेकर मूर्तिकार दिल्ली जाता है, दिल्ली से बम्बई जाता है और देश के सभी नेताओं की नाकों को वो देखता है, नापता है। फिर गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और गुजरात जाकर वह गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई इन सभी की मूर्तियों को देखता है और बंगाल की ओर चला। फिर वह बंगाल जाता है। वहाँ जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप खोज की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और पंजाब पहुंचकर उसने लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। पंजाब पहुंचकर उसने लाला लाजपत राय और भगत सिंह की मूर्तियों को भी देखा। आखिर दिल्ली पहुंचा
और उसने अपनी मुश्किल बयान की। और अंत में जब वह दिल्ली पहुंचा और उसने वहां पर अपनी मुश्किल बयान की, उसने कहा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। तो मूर्तिकार कहने लगा कि मैंने भारत की पूरी परिक्रमा की, मैंने सभी मूर्तियों को देखा, परंतु सभी मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझुलाने लगे। तो ये सुनकर सभी हताश हो गए, निराश हो गए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा और मूर्तिकार फिर दिलासा देते हुए आगे कहने लगा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? तो बच्चों, मूर्तिकार एक और उपाय सुझाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां हैं। तो क्या पता उन बच्चों की मूर्तियों में से ही किसी बच्चे की नाक इस मूर्ति पर फिट बैठ जाए। तो ये सोचकर मूर्तिकार वहां जाता है और उन बच्चों की नाकों को देखता है, परंतु उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली बची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। तो बच्चों, राजधानी में सारी तैयारियां हो चुकी थीं रानी एलिजाबेथ के आगमन के लिए, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक अभी तक नहीं लग पाई थी। ये बात बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच गई और फिर सभी बहुत परेशान हुए। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। मूर्तिकार को पैसों की जरूरत थी और वह हार मानने वाला नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल, हैरत अंगेज शब्द का अर्थ होता है बच्चों हैरान कर देने वाला। तो एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा मतलब उसके दिमाग में एकदम से कोई ख्याल आया और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। और फिर मूर्तिकार ने अपनी एक नई योजना बताई। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो फिर मूर्तिकार अपना नया उपाय बताते हुए कहता है कि क्योंकि नाक लगना ज़रूरी है, इसीलिए मेरी ये राय है कि भारत में 40 करोड़ जनता रहती है और उन 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर इस मूर्ति पर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। तो जैसे ही मूर्तिकार ये कहता है कि 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी जाए, तो इस बात के साथ ही सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी पहले तो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको परेशान देखकर मूर्तिकार कहता है कि आप लोग ना घबराइए, ये काम मैं खुद करूँगा। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इस बात की इजाज़त दे दीजिए। तो फिर मूर्तिकार को इस बात की इजाज़त दे दी जाती है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम के लाट की नाक लग रही है। तो अगले दिन अखबारों में भी
ये छप जाता है कि नाक की समस्या हल हो गई है। नाक कैसे लग रही है, नाक कहाँ से लाई जाएगी, ये बात अखबार में नहीं छपती। सिर्फ इतना छापा जाता है कि नाक की समस्या हल हो गई है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। तो नाक लगने से पहले पहरेदारों की तैनाती हो जाती है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के आसपास हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हो जाती है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। तो इस बात की खबर भारत की जनता को भी नहीं थी कि नाक कैसे लगाई जा रही है। ये सारी तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसे दे दी गई। और जब उसने कमेटी वालों से जिंदा नाक लाने के लिए मदद मांगी तो कमेटी वालों ने भी उसे मदद दे दी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। लेकिन उसे साथ ही साथ ये आदेश भी दे दिया गया कि एक खास दिन जब रानी एलिजाबेथ भारत आएगी उस दिन ये नाक किसी भी हालत में लग जानी चाहिए। और वह दिन आया और वह दिन आ गया जब रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई और उस दिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर भी नाक लग गई थी। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। तो अगले दिन सभी अखबारों में भी ये खबर छप गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर एक ऐसी नाक लगाई गई है जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो बच्चों, इस तरह जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जिंदा नाक लगाई गई। तो अगले दिन अखबारों में भी ये खबर छप गई थी, परंतु इस बात से कोई भी खुश नहीं था। भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि मानो एक अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट चुकी है। ये था बच्चों जॉर्ज पंचम की नाक पाठ। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं: दामोरदार, कार्यभार; ढाढ़स, दिलासा देना; हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाला; अचकाया, चौंक उठना; हताश, निराश।